हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे बीपीएससी की। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ नचिटेक गुरुकुलम के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप लोग अपनी फ्री क्लासेस जो है बीपीएससी के लिए ले रहे हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि ये जितनी क्लासेस हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीपीएससी के लिए ही है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है हिस्ट्री में जो है अपनी नॉलेज को इन्हांस करें, उसे बढ़ाएं, तो भी आप इनकी क्लासेस को देख सकते हैं। और कुछ हिस्ट्री में हमेशा अक्सर ऐसे हमारे बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिन्हें जानने के लिए हम उत्सुक होते हैं, तो आप चाहे तो उसके लिए भी इन सारी क्लासेस को देख सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग इस क्लास में बने रहें। और रही बात बीपीएससी स्टूडेंट्स की, तो हमने मॉडर्न इंडिया में बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का अभी तृतीय चरण चल रहा है। लगातार क्लासेस आपकी अपलोड हो रही हैं। अगर आप लोगों ने ये क्लासेस नहीं देखी है तो कोशिश कीजिए कि वहां पर जा करके क्लासेस देख लें और क्लासेस देखिए आप लोग। और साथ ही जो है क्लास में आपको कॉन्सेप्ट के साथ स्टूडेंट फैक्ट्स भी बताए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि कहीं और से क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं जो मैं करवा रही हूँ। तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखें। हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के थर्ड फेज के बारे में। और जो थर्ड फेज है यानी तृतीय चरण जो है आपका, वह आपको मालूम है कब से शुरू होता है? 1919 से लेकर के 1947 तक। और इस बीच में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं या आंदोलन हुए हैं, उन सभी को हम लोग हर क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं और उन पे जो है आपको जितना भी हो सकता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो मैं बता रही हूँ, और साथ ही आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते जा रही हूँ। तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं कि अब तक हमने तृतीय चरण की जो घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसमें आप लोगों ने मेरे साथ क्या क्या जो है इस यहाँ पर आपने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं। रॉलेट एक्ट हो चुका है, जलियांवाला बाग हो चुका है, चौरी चौरा हो गया है, स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन का आगमन हो गया है, नेहरू रिपोर्ट हो गया है स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इन तीनों पे हम बात करेंगे। सिर्फ यही तीनों नहीं है, इसके अलावा आपको मालूम है आंदोलन भी बहुत सारे होते हैं। जो सेकंड थर्ड फेज है उसमें जो हम देखते हैं ये सारे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, खिलाफत, असहयोग, ये सब हम लोगों ने कर लिया है। आज जो हमारा फोकस होगा वो क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये आज आप क्लास में करेंगे। तो कोशिश कीजिए ये क्लास में कंसंट्रेट करके जो है आप जहां भी हैं, जहां से भी देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि पूरी क्लास को देखें और साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट चीज लग रही है उसको नोट करते जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके ये सारे क्वेश्चन आते हैं। आज के क्लास में आप क्या करेंगे? क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण, और साथ ही हम देखेंगे स्टूडेंट कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, गांधी जी का जो 11 सूत्री मांग उन्होंने प्रस्तुत किया था वो क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो यहां तक हम आज सारी चीजें कर लेंगे। तो देखते हैं, अब क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। एक चीज समझिए, हमने क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, सारी चीजें उसमें डिस्कस की थी। आज जो दूसरा चरण है, आपको मालूम है कि असहयोग आंदोलन जो है वो क्या हो गया? असहयोग आंदोलन जो है उसमें सारे नेता गिरफ्तार हो गए और सरकार ने उसका दमन कर दिया। चौरी चौरा की घटना हुई, गांधी जी ने वापस ले लिया। मैंने आपको बताया था कि असहयोग आंदोलन जो था वह एक जन आंदोलन था, जिसमें पूरे भारत से क्या हुई थी? भागीदारी हुई थी। और इसमें युवा, महिला, किसान, सारे लोग जो हैं उसमें बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया था। लेकिन क्या हुआ? चौरी चौरा घटना के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया स्टूडेंट, उसके बाद हम देखते हैं कि जो भारत में युवा क्रांतिकारी थे और भारत में एक जो निराशा का माहौल बन गया था, खासकर क्यों? क्योंकि गांधी जी जो है वो जेल जा चुके थे। और साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी जिससे क्या था कि एक निराशाजनक माहौल हो गया था असहयोग आंदोलन के बाद, इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो अचानक से ले लिया गया था। तो जो युवा क्रांतिकारी थे और वो जो थे उन्होंने क्या किया स्टूडेंट? इस समय हम देखते हैं 1924 से लेके 34 में वह क्रांतिकारी गतिविधियों के पास फिर वापस से आ गए, क्योंकि कोई आंदोलन तो हो नहीं रहे हैं इस समय। तो ये लोग क्या हो गए? ये लोग फिर जो है डाइवर्ट हो गए किधर? क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ। और यही हम देखेंगे 1924 से लेकर के 34 के बीच में। सबको जानते हैं आप,
चंद्रशेखर आजाद जी हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी हैं, और इन सभी के बारे में अच्छे से आप लोग हमेशा जो है जानते हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज हम इनके बारे में बात करेंगे कि इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना किस तरह से सहयोग दिया, उनका योगदान क्या है, और क्या क्या चीजें उनके द्वारा बनाई गई थी, कौन कौन से संगठन थे, क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उन सभी के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो हम देखते हैं कि जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन है, इसको आप दो भाग में डिवाइड करके देखें। एक तो उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है, और दूसरा हम देखते हैं जो बंगाल का जो रीजन है वह भी काफी एक्टिव है इस समय। तो जो उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही हैं, आंदोलन चल रहा है, उसमें जो मेन थे उनका नाम क्या था, चंद्रशेखर आजाद जी थे। और इन्होंने HRA यानी कि क्या हुआ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की इन्होंने क्या किया स्टूडेंट, स्थापना की। किसने, चंद्रशेखर आजाद ने 1924 में। और इनके साथ कई लोग जुड़े हुए थे, सचिंद्रनाथ सान्याल जुड़े हुए थे, और इसके साथ देखिए इनके साथ और कौन कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल थे। इन लोगों ने कानपुर में एक क्रांतिकारी संस्था बनाई जिसे हम क्या कहते हैं, HRA। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ, HRA। ये याद रखें, ये कब बनी, 1924 में बनी। कौन कौन थे, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों ने कानपुर में जो है ये संस्था बनाई थी। और हम देखते हैं इनमें जितने भी लोग थे, देखिए क्रांतिकारी जो हमारे लीडर्स थे, उनका मानना था कि जो अंग्रेज हैं उनसे हमें क्या करना पड़ेगा, सशस्त्र संघर्ष करना पड़ेगा। आपने भारत की आज़ादी हम जो चाहते हैं उसके लिए हमें जो है अगर अहिंसा का प्रयोग भी करना पड़े तो वो गलत नहीं होगा। और ये इन्होंने इस संस्थाओं के द्वारा ये सारी चीजें की स्टूडेंट। अगर हम HRA की बात करें तो HRA की जो पहली गतिविधि होती है स्टूडेंट, वह था, अगर आपने नाम सुना होगा, काकोरी कांड। काकोरी ट्रेन लूट जो है, लूट भी बोलते हैं इसको, डकैती भी बोलते हैं, ये HRA की कार्रवाई थी स्टूडेंट, HSRA की नहीं थी। पहले बात तो ये कंफर्म हो जाइए। 9 अगस्त 1925 को जो है उत्तरी रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर हम देखते हैं 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर क्या हुई स्टूडेंट, डकैती डाला गया। और इसमें जो है HRA जो थे उनके सारे लोग इन्वॉल्व थे। काकोरी षड्यंत्र का जब से ही पता लगा, जब ये हुई चीजें, तो उसके बाद सरकार ने जो है 17 लोगों को क्या किया, 17 लोगों पर मुकदमा चलाया, जिनमें से हम देखते हैं उन पर मुकदमा चलाया गया और 4 को उसमें उम्र कैद और 4 को जो है हम देखते हैं इसमें फांसी की सजा हुई। जिन्हें फांसी की सजा हुई थी काकोरी कांड में, जो काकोरी ट्रेन में जो डकैती डाली गई थी उस मालगाड़ी में, जिसमें हथियार थे और ये सारी चीजें थी, उसमें हम देखते हैं इसमें फांसी पाने वाले जो थे मेन, वह थे राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, जिनको गोरखपुर में फांसी दी गई, अशफाकुल्ला थे जिनको फैजाबाद में फांसी दी गई, और उसी तरह रोशन लाल थे जिनको इलाहाबाद में, और राजेंद्र लहरी को कहाँ, गोंडा में। ये आपसे अगर पूछेगा, ये क्वेश्चन बन सकता ना, ये किनको कहाँ फांसी दी गई, तो ये आप बताएंगे। तो हम देखते हैं उत्तर भारत में चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में जो है HRA की स्थापना की गई, और उसकी जो कार्रवाई थी काकोरी कांड, कांड भी बोलते हैं उसको, काकोरी लूट भी बोलते हैं। और यह कब घटी थी स्टूडेंट, यह घटी थी 9 अगस्त 1925 को, जिसके बाद जो है 17 लोगों पर जो है उनको मुकदमा चला करके, और कई उसमें 4 लोगों को तो उम्र कैद हुआ और 4 लोगों को क्या हुआ, फांसी की सजा हुई। किनको किनको हुई, कहाँ हुई, ये मैंने आपको बता दिया है। ये HRA है, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। चूंकि इस कांड के बाद हम देखते हैं कि अधिकतर लोग को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा में उनको इन्वॉल्व कर दिया गया, कई पे कार्रवाई हो गई, किसी को फांसी हो गई, किसी को उम्र कैद हो गई। तो इस तरह से HRA के ज्यादातर लोग जो हैं क्या किए गए, डिटेन कर दिए गए स्टूडेंट। उनको मतलब ये HRA में जितने लोग थे वो कहीं ना कहीं से सरकार ने उनका दमन कर दिया, और इस तरह हम देखते हैं HRA खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि जब कोई रहेगा नहीं तो फिर संस्था कैसे चलेगी। अब देखिए ये क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका नाम है HSRA। फर्क क्या है HRA, ये सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, समाज
वादी। सॉरी, ये सोशलिस्ट संस्था थी स्टूडेंट। और HSRA में देखते हैं, क्योंकि जो काकोरी कांड था, एक चीज और कहना था, उसमें चंद्रशेखर आजाद जो हैं वह बच निकले थे। उन्हें जो है गिरफ्तार नहीं कर पाई थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। और जब वो बच निकले थे स्टूडेंट, तो फिर वह किससे मिले? 1928 में जो है यह फिरोज शाह कोटला में यह बैठे, और इनके साथ कई लोग थे जाने माने। और इसमें हम देखते हैं, इसमें भगत सिंह थे, भगवती चरण बोहरा थे, विजय कुमार सिंह थे, शिव नारायण वर्मा, जयदेव कपूर और सुखदेव, ये सभी लोग इसमें जो थे शामिल थे। और हम देखते हैं यहाँ पर फिरोज शाह कोटला मैदान, अगर कभी दिल्ली आना हुआ तो आपको क्या दिख जाएगा? फिरोज शाह कोटला मैदान दिख जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहीं पर HSRA की स्थापना की जाती है। भगवती चरण बोहरा जो है, उन्होंने एक किताब लिखी थी जो बहुत फेमस थी, उसका नाम था फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। क्या नाम था? फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब जो है इनकी किताब का नाम था। ये नाम आपको याद होना चाहिए। HSRA की अगर हम बात करें कि इसकी पहली कार्रवाई क्या थी, तो इसकी जो पहली कार्रवाई थी, जब मैंने आपको पढ़ाया था साइमन कमीशन, उस समय आपको बताया था कि जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका चारों ओर विरोध हुआ। लाहौर की अगर हम बात करें तो वहां पर लाला लाजपत राय, जिनकी तबीयत ठीक भी नहीं थी, उन्होंने भी उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। लेकिन जो वहां का जो अधीक्षक था, उसके कहने पर उनको कई लाठियां मारी गई, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय बहुत ही रेस्पेक्टेड लीडर थे। तो HSRA की जो पहली कार्रवाई थी, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो पहली कार्रवाई थी, वह थी वही सैंडर्स, जो कि वहां का सब अधीक्षक था स्टूडेंट, उसकी इन लोगों ने हत्या कर दी। किसने की? यह बात है 17 सितंबर 1928 की। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी गई। इनकी हत्या करने के बाद हम देखते हैं फिर एक और जो है, इन्होंने HSRA के जो संस्था थी, उसने 8 अप्रैल 1929 को क्या किया? दिल्ली के केंद्रीय विधान मंडल में जो है बम फेंका। और ये जब इन्होंने बम फेंका तो उस समय दो जो है बिल पर डिस्कशन हो रहा था, एक पब्लिक सेफ्टी बिल था और एक ट्रेड यूनियन से संबंधित जो है बिल था। उसी समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया? बम फेंका। जब उन्होंने बम फेंका स्टूडेंट यहाँ पर, तो इनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, किसी को घायल करना नहीं था, बल्कि यह प्रतीकात्मक था। उनका कहना था कि चूंकि अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत हमारी बात नहीं सुन रही है, इसीलिए बहरे कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा है? बम फेंकना पड़ा है। और इन्होंने बम फेंका था। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जिस समय भगत सिंह ने बम फेंका था स्टूडेंट, उन्होंने पहली बार यहीं पे, ये बहुत ही फेमस क्या है नारा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, इनकलाब जिंदाबाद किसने लिखा था स्टूडेंट? इसे लिखा था इकबाल साहब ने। इनकी किताब का नाम था बंग दर्रा, उसमें इन्होंने इसको लिखा था। लेकिन इसे नारे के रूप में प्रयोग करने वाले कौन थे और इसे फेमस करने वाले? वह थे भगत सिंह। तो ये चीजें आप लोग को याद होनी चाहिए कि HSRA की दो कार्रवाइयां आपने देखी, वह कौन कौन सी है? एक तो सैंडर्स हत्याकांड है, और दूसरा क्या है, जो असेंबली है दिल्ली की केंद्रीय विधानमंडल की असेंबली थी, उस पर बम फेंकना। ये दोनों चीजें थी। इसके बाद हम क्या देखते हैं? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को क्या कर लिया जाता है स्टूडेंट? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद भगत सिंह पर कई सारे जो है, क्योंकि वो बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे, उन पर और उनके साथियों पर अलग अलग जो है आरोप लगा करके उन पे मुकदमे दायर किए गए। और ये स्पेशली किस नाम से फेमस है? लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फेमस है। और 23 मार्च को 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत ही किसे किसे फांसी होती है स्टूडेंट? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी दे दी जाती है। जबकि बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने किसमें असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह के साथ, उनको क्या दिया गया? काला पानी की सजा दी गई और सेल्यूलर जेल यानी अंडमान निकोबार जो है उनको भेज दिया गया। अंडमान में ही आपका क्या है? सेल्यूलर जेल है, वहां भेज दिया गया। तो ये भगत सिंह की बात थी। 23 मार्च 1931 को हम लोग हमेशा क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं, इनके रेस्पेक्ट में, इनके आदर में जो है। और भगत सिंह की जब उन्हें फांसी पर
मतलब जब उन्हें फांसी दी गई थी स्टूडेंट, तो उस समय पूरे भारत क्या था, आंदोलित हो चुका था। और कहा जाता है कि भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो उस समय भगत सिंह की पॉपुलैरिटी जो थी, जब क्योंकि लगातार वो गतिविधियों में शामिल थे और भगत सिंह बहुत ही पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल थे और उनका सोशलिस्ट की तरफ जो है काफी झुकाव था। कहा जाता है कि जब उन्हें फांसी देने जा रहे थे लोग, तो उससे पहले वह जो है लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। और इनकी जो विचारधारा थी क्रांति की, क्रांति को अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, मानते हैं कि उसमें हिंसा का प्रयोग होगा। भगत सिंह कहते हैं कि नहीं, क्रांति जो है सिर्फ हिंसा से नहीं हो सकती है, बल्कि विचारों के तहत आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा, तभी आप एक क्रांतिकारी बन सकते हैं। अगर आप क्रांतिकारी बनना चाहते हैं तो आपको क्या, आपको जो है जो जेंडर होता है, यानी कि लिंग भेद से आपको ऊपर उठना होगा, यानी स्त्री पुरुष जो आप भेद वगैरह कर रहे हैं उससे ऊपर उठना होगा। अगर आप धर्मों के बीच में भेद करते हैं उससे ऊपर उठना होगा, जाति के बीच में भेद करते हैं उससे ऊपर उठना होगा। तो एक क्रांतिकारी, सच्चे अर्थ में क्रांतिकारी कौन है, जो इन सभी कमियों से ऊपर उठ करके विचार के लेवल पर बहुत स्ट्रांग होता है, तभी वो क्रांति का क्या करता है, आह्वान करता है या क्रांति की शुरुआत करता है। तो भगत सिंह की किताब है, अगर आप लोग को मौका मिला तो ऐसे लोगों की किताब जरूर पढ़ा कीजिए। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं, उनकी किताब का नाम है, और उसमें कई सारे उनके आर्टिकल जो हैं, जो उनके लेटर्स हैं और उनकी जो विचार है उनका कलेक्शन है, वो बहुत अच्छी किताब है। कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िए, क्योंकि ऐसे लोग जिनकी विचार बहुत अच्छे होते हैं और जिन्होंने समाज में एक अपना प्रभाव छोड़ा है ना, उनकी किताबें जरूर पढ़ा कीजिए आप लोग। उससे आपको पता चलेगा कि क्रांति जो है, और हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग सोचते हैं कि खाली हिंसा का प्रयोग क्रांति है। भगत सिंह उसको अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, इसे जरूर पढ़िए। इसी समय हम देखते हैं कि जेल में बहुत सारे कैदी बंद थे स्टूडेंट, उन्होंने अपने राजनीतिक कैदी के हक की मांग की कि हमें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए। इसके लिए जो है उन लोगों ने स्ट्राइक की, कौन सी, हंगर स्ट्राइक की, भूख हड़ताल पर चले गए। और इसमें एक बंगाल के थे क्रांतिकारी, जिनका नाम क्या था, जतिन दास था। 64 दिन का जो है इन्होंने फास्ट किया था, उपवास किया था स्टूडेंट, और इनकी बातें नहीं मानी गई थी। बाद में 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु हुई थी लाहौर से इनके बंगाल। जब इनका शव आया तो माना जाता है कि लगभग 6 लाख लोग जो है इनके रिस्पेक्ट के लिए खड़े थे। तो ये क्रांतिकारी जो इस समय की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही रेस्पेक्टेबल थे। इन्होंने हमारे, अगर आप देखें तो उनको मालूम था कि अगर हम पकड़ में आएंगे तो हमें क्या होगी, हमें फांसी हो जाएगी, हमारी जानें छीन ली जाएगी। फिर भी वो लोग चूके नहीं। आज़ादी, इसलिए मैंने कहा कि इतनी आसान चीज नहीं है। भगत सिंह ने जब असेंबली पर बम मारा तो उनको मालूम था कि वो सरेंडर करने जा रहे हैं, और सरेंडर, उन्होंने माफी कभी नहीं मांगी, ठीक ना, उन्होंने कभी भी माफी नहीं मांगी। और उन्होंने कहा कि जब तक हमारे भारत में जुल्म होगा हम तो भाई लड़ेंगे। तो इस तरह की उनके जज्बे थे, इसीलिए तो हम लोग उनकी इतना क्या करते हैं, आदर करते हैं। जो भी इन क्रांतिकारी आंदोलन जो है उसको आप अलग पार्ट में मत देखिए। इससे आप किस तरह से देख सकते हैं, ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसने, जब देखिए असहयोग आंदोलन जैसे शिथिल पड़ता है या कमजोर हो जाता है, उसी तरह क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में बहुत तेज हो गई थी। इस तरह से हम देखते हैं, आपको मैंने बताया था कि काकोरी जो ट्रेन डकैती हुई थी उसमें कई 4 लोगों को तो फांसी हो गई थी, लेकिन उसके जो मेन थे एचआरए के, कौन, चंद्रशेखर आजाद, जो कि एचएसआरए से भी संबंधित है, उन्होंने इसकी भी स्थापना की थी, वो पकड़ में नहीं आए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में जो है अल्फ्रेड पार्क है, वहां पर इलाहाबाद में, उसी पार्क में जो है पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ होती है। और इसी मुठभेड़ में जो है ये इन्होंने खुद को ही क्या की थी स्टूडेंट, खुद को ही गोली मार ली थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाद में क्या है, सारे एचआरए के भी लोग खत्म हो गए, जितने क्रांतिकारी थे एचएसआरए के भी खत्म हो गए। तो इस तरह से जो है उत्तर भारत में खासकर जो है हम देखते हैं ये जो रीजन है पंजाब वाला चाहे उत्तर भारत वाला, वहां पर क्या होता है स्टूडेंट, वहां पर क्रांतिकारी गतिविधियां ये खत्म होती हैं। अब हम बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन है, मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था, जो प्रथम चरण पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि बंगाल में अनुशीलन समिति थी, युगांतर जैसी संस्थाएं थी। तो जब हम बात कर रहे हैं सेकेंड फेज की, यानी कि 1924 की, 1924 में आते आते ये जो दोनों संस्थाएं थी काफी एक्टिव हो गई थी स्टूडेंट। और बंगाल में इस समय हम देखते हैं सूर्य सेन का नाम आता है। यह बेसिकली टीचर थे और इन्होंने क्या किया था, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। इंडियन रिपब्लिक
आर्मी, IRA इसको बोलते हैं स्टूडेंट। 29 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी और अपना घोषणा पत्र जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि जो चटगांव हो गया और इसके साथ ही कौन सा बारिसाल हो गया, मेमन सिंह हो गया, इन सभी जगह पर क्या है, सरकारी शस्त्रागार है, हम उस पर क्या करेंगे, धावा बोलेंगे। इन्होंने साफ बोल दिया। और IRA के सदस्यों के साथ हम देखते हैं चटगांव में जो है शस्त्रागार पर आक्रमण होता है और इस आक्रमण करने के बाद जो है वहां पर जो वहां पर शस्त्र रखे जाते हैं स्टूडेंट, उस पर कब्जा कर लिया जाता है। लेकिन 22 मई को हम देखते हैं स्टूडेंट IRA और ब्रिटिश सेना के बीच में एक बड़ी झड़प होती है, जिसके कारण 80 सैनिक मारे जाते हैं और 12 क्रांतिकारी शहीद हो जाते हैं। और यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है चटगांव आर्मी रेड के नाम से मशहूर है। कब हुआ था, 22 मई 1930 को। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि सूर्यसेन क्या कर रहे हैं, चटगांव में जो है शस्त्रागार वाला मामला था, आर्मी रेड था, उससे सूर्यसेन संबंधित थे और इसे हम क्या कहते हैं, चटगांव आर्मी रेड कहते हैं। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में उन पे मुकदमा चला दिया जाता है। मुकदमा चलाने के बाद 1934 में जो है इनको फांसी दे दी जाती है। तो IRA के सूर्यसेन को तो फांसी दे दी जाती है स्टूडेंट, लेकिन इनके लोग जो थे इसके अलावा भी जो हम देखते हैं सूर्यसेन के अलावा, लेकिन उनसे ही क्या थे, संबंधित लोग थे, उन्होंने बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। खासकर अगर हम बंगाल के बारे में बात करें तो वहां पर एक चीज आपको बड़ी अजूबी देखने को मिलेगी। अजूबी नहीं है, ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। मैंने बताया था असहयोग आंदोलन में महिलाओं ने बहुत जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन बंगाल में इस समय हम देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन जो है, खासकर क्रांतिकारी आंदोलन से महिलाएं जो है ज्यादा संबंधित नहीं रही थी, लेकिन बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन से महिलाएं भी संबंधित हैं। और BPSC की अगर हम बात करें तो यहां से तो आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। IRA यानी कि जो है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से ही संबंधित थी प्रीतिलता वाडेकर, है ना। इन्होंने पहाड़ी तली की रेलवे इंस्टीट्यूट पर क्या किया, छापा मारा और यहाँ पर वह मारी गई। आपको बता दें कि यह भारत की कौन थी, भारत की प्रथम क्रांतिकारी महिला शहीद थी। ये क्वेश्चन आपका बनता है, प्रीतिलता वाडेकर कब मारी गई, तो आप क्या बताएंगे कि चटगांव में पहाड़ी तल्ली के रेलवे इंस्टीट्यूट पर जो है इन्होंने छापा मारा था और उसी दौरान ये मारी गई थी, जो कि कौन थी, भारत की प्रथम महिला क्रांतिकारी शहीद थी। इसके बाद कल्पना दत्त की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इन्होंने कल्पना दत्त को जो है गिरफ्तार किया जाता है 1935 में और इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी स्टूडेंट। दिसंबर 19 में कोमिला की 2 छात्राएं थी, इनका नाम था छात्राएं नहीं थी, 2 युवतियां थी, इनका नाम था सुनीता चौधरी और शांति घोष। इन्होंने जो कोमिला के जो DM थे उन्हीं पर क्या कर दिया था, उन्हीं की हत्या कर दी थी। तो इनका नाम क्या है, कोमिला की 2 युवतियां जो थी सुनीता चौधरी और शांति घोष, ये याद रखेंगे। फरवरी 1932 में हम देखते हैं बीना दास ने क्या किया स्टूडेंट, कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह था, इसी दौरान उन्होंने उपाधि लेने के टाइम पर गवर्नर पर गोली चला दी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि बिहार में तो अगर आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से हमेशा क्या होते हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं, है ना। तो आपने देखा IRA की कई सारी महिला क्रांतिकारियों को भी देखा, उनके बारे में जाना, और ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमने क्रांतिकारी आंदोलन का जो द्वितीय चरण था उसके बारे में जो है मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, और मेरे हिसाब से यही इस समय की मेजर घटनाएं थी जो आपको याद रखनी है। ये सारी चीजें आपको जबान पे याद रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आएंगे आपके। अब हम बात करते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कल हमने जो पढ़ाया था आपको वह ये था स्टूडेंट की कल मैंने पढ़ाया था आपको नेहरू रिपोर्ट के बारे में। नेहरू रिपोर्ट में क्या था, नेहरू रिपोर्ट में था कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दीजिए आप। फिर मैंने बताया था कि डोमिनियन स्टेट पर ही भारत के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के
के जो मेंबर्स थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया था कि वो कह रहे थे कि नहीं, डोमिनियन स्टेट नहीं, हमें पूर्ण जो है स्वराज की मांग करनी चाहिए। लेकिन गांधी जी ने कहा था कि रुकिए, थोड़ा वेट कीजिए, हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग जो है बाद में करेंगे, हम इन्हें समय देते हैं। कितने दिन का? 1 साल का समय देते हैं, और कहेंगे कि अगर आपने 1 साल के अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगर हमें 1 साल के अंदर स्वराज का अधिकार नहीं दिया अपने अंतर्गत, तो हम अपनी सीमा से जाके क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम पूर्ण स्वराज जो है हमारा उद्देश्य हो जाएगा, इन्होंने कहा था। अब क्या, आप जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पढ़ रहे हैं, तो वो 28 की बात थी स्टूडेंट, और ये कब की बात है? नेक्स्ट 1 साल के बाद, यानी कि 1 साल का समय बीत चुका है। गांधी जी ने कहा था कि या तो आप नेहरू रिपोर्ट मान लो, हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दो, अगर आप नहीं दीजिएगा तो अब हम अपना उद्देश्य ही क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे। अब हम पूर्ण स्वराज से कम किसी बात पे नहीं मानेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसमें हम क्या देखते हैं, कोलकाता में जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता है स्टूडेंट, और इस समय इनकी समय सीमा समाप्त हो जाती है, जो इन्होंने डेडलाइन जो है यहाँ के वायसराय को दिया था। और 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही क्या हुआ, यह जो है का आयोजन किया गया। ये खास क्यों है? जैसा कि मैंने बताया, इसमें लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। और इसमें एक और चीज ये हुई थी, क्योंकि अब 1 साल का समय बीत चुका था, तो इन्होंने कहा कि अब जो नेहरू रिपोर्ट आपको दिया गया था, उसे हम क्या करते हैं, निरस्त घोषित करते हैं। इन्होंने क्या किया है, नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया, यानी अब ये समाप्त हुआ स्टूडेंट। और इन्होंने कहा कि अब हमारे संविधान में, जो कांग्रेस का संविधान है, उसमें स्वराज की जगह हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे पूर्ण स्वराज होगा, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य जो है अब क्या हो गया, पूर्ण स्वराज। यहीं से आपका फ्रीडम जो है, भारत जो है अब किसकी बात कर रहा है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की बात कर रहा है। कहाँ के अधिवेशन से? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ये सारी चीजें क्लियर रखिए, सारी चीजें एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई हैं। आप देख रहे होंगे कि अगर आप कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन समझना चाहते हैं, तो आपको क्या होना चाहिए, आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये अधिवेशन क्यों हुआ। मैंने आपको बता दिया कि पहले क्या हो चुका था, नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन, वो सारी कहानी अगर आप याद रखेंगे ना स्टूडेंट, तो यही फायदा होता है कि आप तुरंत कैच कर पाएंगे। आपसे पूछेगा कि पूर्ण स्वराज जो है कांग्रेस ने अपना लक्ष्य कब घोषित किया, तो आप क्या कहेंगे, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। तो इस समय कौन से प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया, नेहरू रिपोर्ट को निरस्त किया गया था, है ना। लाहौर जो है आपका रावी नदी के तट पर स्थित है स्टूडेंट। और इस दिन हम देखते हैं कि हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने रावी नदी के तट पर क्या किया, झंडा फहराया और तिरंगा फहराया, और उन्होंने कहा कि पूर्ण स्वराज, इस समय उन्होंने नारे जो लगाए, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद के इन्होंने नारे लगाए। साथ ही हम देखते हैं कांग्रेस समिति की बैठक होती है 2 जनवरी 1930 को, और इसी बैठक में ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो हमने तिरंगा फहराया है, हर साल 26 जनवरी को क्या होगा, भारत का पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। और तभी से हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज जो आप 26 जनवरी मनाते हैं, इसकी शुरुआत कब होती है स्टूडेंट, यह होती है 26 जनवरी 1930। यहीं से जो है ये मान लिया गया कि अब हम हर साल जो है पूर्ण स्वराज के रूप में कब मनाएंगे, यह मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को। तो ये था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि क्यों आया, क्या चीजें जो है, नेहरू रिपोर्ट जो है समाप्त कर दी गई, अब कांग्रेस के उद्देश्य में ही बदलाव आ गया, स्वराज की जगह पूर्ण स्वराज आ गया। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि नेहरू जी के जो है कहने पर, या कांग्रेस कार्य समिति के कहने पर 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। और वहीं से ये ट्रेडिशन चला है कि हम 26 जनवरी को क्या करेंगे, जो है स्वराज दिवस बनाएंगे, रिपब्लिक डे अपना मनाएंगे। अब हम आने वाले हैं किस पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन पे आने वाले हैं। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, वह यह स्टूडेंट, जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था, उसी में ये बात कह दी गई थी कि जो अब क्या होगा, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा।
उसके बाद कांग्रेस की एक मीटिंग बैठती है फरवरी 1930 में, और यह बैठती है साबरमती आश्रम में। यहाँ पर कांग्रेस कार्य समिति ने कहा गांधी जी आप जो है सविनय अवज्ञा का नेतृत्व आप करेंगे, उनको दे दिया गया। लेकिन गांधी जी जो है उनकी भरसक कोशिश थी कि पहले क्या किया जाए, वायसराय से बात किया जाए, और इस बात को करने के लिए जो है उन्होंने अपनी जो यह यंग इंडिया में जो है इन्होंने यंग इंडिया में एक मांग प्रस्तुत की। यह मांग किसके लिए थी? यह मांग थी वायसराय के लिए, वायसराय के लिए थी स्टूडेंट। इन्होंने कोशिश किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को जितना हो सके उतना मतलब जो है हम लोग बात करके किसी सॉल्यूशन पर आए, और इन्होंने यंग इंडिया में एक लेख लिखा, लेख क्या, एक अपनी मांग प्रस्तुत की वायसराय के लिए, और इसी को हम क्या कहते हैं, 11 सूत्री मांग। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले हो रहा है। इसमें इन्होंने जो है आंदोलन शुरू करने से पहले, उस समय वायसराय कौन है? इरविन है स्टूडेंट। वायसराय कौन है? इरविन है। इन्होंने कहा कि 11 सूत्री मांग पत्र भेजा, और जो इस प्रकार था, इन्होंने कहा कि सबसे पहले क्या करेंगे आप, सेना का जो खर्च है उसको क्या करें, उसमें जो है 50% की कमी कीजिए, पूर्ण शराबबंदी को लागू कीजिए, राजनीतिक कैदियों की रिहाई कीजिए, भारतीयों की आत्मरक्षा के लिए जो है हथियार रखने का उनको राइट्स दिया जाए, रुपए का विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पैसे के बराबर किया जाए, लगान में 50% की क्या की जाए, कटौती की जाए स्टूडेंट, नमक पर सरकारी इजादारी यानी कि सरकार का जो नियंत्रण है वो खत्म हो, और नमक कर को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, नशीली वस्तु के क्रय विक्रय पर भी प्रतिबंध हो। ये सारी डिमांड गांधी जी ने रखी। लेकिन क्या था, उस समय अंग्रेज जो थे वो अपने क्या थे, अपने ही एक अलग ईगो ट्रिप पर थे वो लोग, वो उनको सुनना नहीं था भारतीयों की बात, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया गांधी जी की मांग के बाद। तो गांधी जी की मांग के बाद जब ध्यान नहीं दिया तो गांधी जी ने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। लेकिन उससे पहले हम क्या देखते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि गांधी जी ने एक लेटर लिखा इरविन को, और उसमें बड़ी अच्छे से उन्होंने कहा कि मैंने रोटी की मांग की थी लेकिन मुझे पत्थर मिले, अब जो आपने पत्थर दे दिए हैं तो अब क्या हुआ, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, इसका मतलब क्या हुआ, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने वाले हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने क्या किया स्टूडेंट, इसी के तहत, इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही ये पार्ट था स्टूडेंट, याद रखेंगे। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को एक ऐतिहासिक यात्रा की, इसे हम नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। आपसे अगर पूछ दिया जाए नमक सत्याग्रह कब हुआ तो आप क्या कहेंगे, 12 मार्च 1930 को, और इनके साथ 78 लोग थे स्टूडेंट। इसके साथ उन्होंने दांडी मार्च किया, इसको दांडी मार्च भी कहते हैं, और यह गुजरात के नौसारी जिले में पड़ता है। यह मार्च बहुत महत्वपूर्ण था। 24 दिन की यह यात्रा थी। आपसे पूछ सकता है कितने दिन की यात्रा थी, तो 24 दिन की यात्रा थी। और यात्रा के बाद गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को दांडी में जो है पहुंचे, और वहां पर इन्होंने सांकेतिक रूप से जो है नमक बनाया, और जो नमक कानून था कि भारतीय नमक नहीं बना सकते हैं या ले नहीं सकते हैं, उसको क्या किया, तोड़ दिया। और इसी के साथ क्या हो गया, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू हो गया। तो ये आप देख लीजिए सारी चीजें। तो 5 मार्च को ही क्या होता है, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है स्टूडेंट। तो ये चीज समझ में आई कि 11 सूत्री मांग कब रखी। तो आपसे अगर कह दिया कि इसको अरेंज कीजिए, तो अब आपको अरेंज करने में दिक्कत नहीं होगी कि लाहौर अधिवेशन के बाद 11 सूत्री मांगे पहले प्रस्तुत की, फिर नमक सत्याग्रह हुआ, फिर क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। तो इस तरह से चीजों को समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे। यह था गांधी जी की सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। जब यह आंदोलन हुआ तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आपको कि यह भी जो है आंदोलन जो था, इसमें कई सारे जब क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और गांधी जी थे और कई सारे सुभाष चंद्र बोस थे, बहुत सारे लोग थे इसमें मिले हुए, नेहरू जी थे, जितने भी बड़े बड़े लीडर थे सारे थे उस समय। इंडियन नेशनल कांग्रेस ही एक छाया अम्ब्रेला था जिसमें सारे लीडर्स थे। तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाया था। इन्होंने कहा कि नमक कानून और ब्रिटिश कानूनों का जो है हम लोग को क्या करना है, उल्लंघन करना है। वैसे सभी कानून जो हमारे अधिकारों का क्या करते हैं, हनन करते हैं, हम उन कानूनों को नहीं मानेंगे, खासकर नमक कानून और ऐसे सभी कानून। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे हम लोगों ने असहयोग आंदोलन में देखा था कि जो सरकारी विद्यालय हो गए या फिर क्या है स्टूडेंट महाविद्यालय हैं या समारोह है, उन सभी का क्या करना है, उन सभी का जो है बहिष्कार करना है। भू राजस्व जो है आपका
लगान या फिर अन्य कर जो है, जो भी हम टैक्स दे रहे हैं वो हम नहीं लगाए। उन्होंने कहा कि हम लोग देना बंद कर देंगे। एक तरह से क्या है, बहिष्कार हो रहा है। और उनकी चीजों को, उसके साथ ही इन्होंने कहा कि विदेशी वस्तु और कपड़ों का भी बहिष्कार करेंगे, सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र देंगे। तो जिस तरह से आपने देखा था असहयोग आंदोलन में, उसमें भी क्या था, हमने देखा था कि कुछ रचनात्मक प्रोग्राम थे तो कुछ नकारात्मक प्रोग्राम थे। तो इसी तरह इसमें भी क्या होता है, आंदोलन के कार्यक्रम में कुछ नकारात्मक प्रोग्राम थे जिसमें बहिष्कार शामिल था, चाहे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से जुड़ी हुई चीजों का बहिष्कार किया जाए, उनकी सेवाओं का बहिष्कार किया जाए, उनकी संस्थाओं का बहिष्कार किया जाए। तो ये सारी चीजें थी स्टूडेंट। अब हम बात करें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसकी प्रगति कितनी हुई। तो जिस तरह से आपका असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था, उसी तरह हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी पूरे भारत में फैला स्टूडेंट। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर जो है नेतृत्व किसने किया, राजगोपालाचारी ने किया, नमक यात्रा की उन्होंने। मालाबार का जो क्षेत्र है वहां पर नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है वैकोम सत्याग्रह के नेता थे, उनका नाम था के केलप्पड़। उन्होंने जो है पेन्नार से, कालीकट से पेन्नार तक की नमक यात्रा की। पश्चिमोत्तर प्रांत की अगर हम बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में क्या हुआ, नमक आंदोलन जो है वह चला स्टूडेंट। और खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में जो है, इनका संगठन था, उसका नाम था खुदाई खिदमतगार। लाल कुर्ती कई बार इन्हें कहा भी जाता है, लाल कुर्ती का संगठन भी कहा जाता है। और इस समय हम देखते हैं कि सरकार को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खान अब्दुल गफ्फार खान को एक चीज और, सीमांत गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है स्टूडेंट, गांधी भी कहा जाता है ना, ये चीज याद रखेंगे। पेशावर में तो वहां की जनता ने क्या कर लिया, वहां की जनता ने जो है पावर गेन कर लिया, ले लिया वहां से। और जब उनको पेशावर, अब ब्रिटिश को पूरा पेशावर कब्जा करने के लिए यहाँ तक कि हवाई हमले तक करने पड़ गए। उत्तर पूर्व में बात करें तो यहाँ पर एक बहुत युवा नागा महिला थी जिनकी उम्र मात्र 13 साल थी और इनका नाम था गडनलियू। उन्होंने जो है अपने नागा साथियों के साथ इस आंदोलन को शुरू किया, इसका समर्थन किया। और बाद में हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है इन्हें रानी की उपाधि दी थी। क्या दी थी, रानी की उपाधि दी थी। और यह काफी लंबे समय तक क्या रही, लंबे समय तक अंग्रेजों के जेल में रही स्टूडेंट। जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको बहुत बड़ी बड़ी कीमतें चुकानी पड़ी हैं। तो ये था हमारा नमक सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जब आंदोलन चारों तरफ फैल गया तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश सरकार भी क्या है, वह हमेशा तो क्या होता है, दमन चक्र चलाती थी। उसने कांग्रेस और उससे संबंधित सभी जितने भी संगठन थे उन सभी को क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया और जितने भी टॉप लीडर्स थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। और सरकार ने दमन चक्र का जो अपना खेल खेला उसमें एक इसी समय सविनय अवज्ञा के समय ही एक धरासना की घटना थी स्टूडेंट। धरासना की घटना में हम देखते हैं, इस समय एक चीज याद रखिएगा, जो गांधी जी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे उनके साथ एक ब्रिटिश रिपोर्टर भी थे जिनका नाम था वेब मिलर। वेब मिलर, इन्होंने जो है धरासना आंदोलन के बारे में भी, धरासना में जो है इन्होंने देखा था इस पूरे इंसिडेंट को। इसमें हुआ क्या था, इसमें देखिए सरोजनी नायडू थी, इमाम साहब थे और मनीलाल, ये गांधी जी के बेटे थे। इन सभी को, और साथ में जो है लगभग बहुत हजारों की संख्या में जो है आंदोलनकारी थे। इन सभी आंदोलनकारियों को जो है सरकार ने जो एक डंडा होता है उसमें क्या है, लोहे का जो है मूठ लगा हुआ था, उससे बहुत बुरी तरीके से पीटा था। इन्होंने कहा कि वेब मिलर ने कहा था कि मैंने इससे पहले ऐसा नहीं कि मैंने नागरिक आंदोलन नहीं देखे या उनका दमन नहीं देखा या फिर हिंसा नहीं देखी, लेकिन जिस तरह से सरकार ने इस आंदोलन को धरासना में लोगों पे जिस तरह से लाठियां बरसाई थी वैसा उन्होंने कभी नहीं देखा। तो इस तरह से जो है इन्होंने बंद करने की कोशिश की पूरे आंदोलन को, लेकिन फिर भी जो है यह सत्याग्रह जो है, सविनय अवज्ञा जो है, यह पूरे भारत में फैला स्टूडेंट। हम इस समय देखते हैं बिहार में कर नहीं अदा करने का एक आंदोलन चलाया गया था और खासकर चौकीदारी कर नहीं अदा करने का भी आंदोलन चलाया गया था। यह मुंगेर में, सारण में और भागलपुर जिले में काफी सफल रहा था।
मुंगेर के बरही नामक जगह पर हम देखते हैं कि सरकार का शासन समाप्त हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। गुजरात के खेड़ा में, सूरत में और बारडोली में भी हम देखते हैं नमक नहीं अदा करने का आंदोलन चलाया गया स्टूडेंट। मध्य प्रांत, महाराष्ट्र और कर्नाटका में हम देखते हैं वहां पर बहुत स्ट्रिक्ट वन कानून थे, तो कई सारी जनजातियां वहां निवास करती थी, उन्होंने वन सत्याग्रह चलाया इस समय। और इसी समय हम देखते हैं कनिंघम सर्कुलर एक बड़ा फेमस हुआ था, जो कि उत्तर पूर्व के क्षेत्र में, खासकर असम के क्षेत्र में जो है स्टूडेंट्स को स्पेशली क्या नहीं करने के लिए, जो आंदोलन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने से रोकने के लिए था। इसमें उनको अपने माता पिता से, अभिभावक से क्या करवाना होता था, अभिभावक वगैरह से जो है लिखवाना होता था कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। एक तरह से क्या कहते हैं, एफिडेविट कहते हैं, कि जो भी कहिए आप उसको, वो देना होता था। और इसी समय हम देखते हैं बच्चों की वानर सेना, खासकर लड़कों की, बॉयज की, और लड़कियों की जो है मंजरी सेना का गठन किया गया था स्टूडेंट। और इसका गठन किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने किया था। तो ये था आपका क्या, ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो वैसा नहीं था कि आंदोलन, मगर फिर भी मैंने आपको बताया कि आंदोलन जब शुरू हुआ तो आंदोलन अच्छे से गया, लेकिन उसके बाद ही हम देखते हैं गांधी जी, नेहरू जी और सारे टॉप लीडर्स को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरकार जो है अपना बहुत कठोर तरीके से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच में हम देखते हैं कि इस समय जो वायसराय थे, जिनका नाम इरविन था, उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया कि आइए हम लोग बातचीत करते हैं, बातचीत करके कोई जो है इस पे हल निकालते हैं। और गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हो सके, इसका प्रयास किसने किया था? यह प्रयास किया था तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर जी ने जो है यह प्रयास किया कि गांधी जी और वायसराय के बीच में क्या हो सके, कोई हल निकल सके। तो इन दोनों के प्रयास से ही गांधी इरविन समझौता संभव हो पाता है। इरविन, गांधी और इरविन जी के बीच लंबी बातचीत के बाद हम देखते हैं कि 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, गांधी इरविन समझौता कहते हैं। डेट से याद रखेंगे, 5 मार्च 1931 को होता है। इस समझौते को संभव बनाने में किसका हाथ रहा था? यह था स्टूडेंट आपके MR जयकर और तेज बहादुर सप्रू का। क्यों था? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बहुत सारे लोगों को, हजारों की संख्या में जेलों को भर दिया गया था, और सरकार दमन तो अलग ही कर रही थी। तो उस पे गांधी जी ने सोचा कि चलो बात करके देखते हैं क्या ही निकलता है इस पे। 5 मार्च 1931 को हम देखते हैं गांधी इरविन समझौता होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5 मार्च। और इस समझौते की शर्तें जो थी, इसमें यह हुआ कि गांधी जी के नेतृत्व में इरविन ने कहा कि आप जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं उसको क्या करें, समाप्त करें। गांधी जी को कहा गया कि आप समाप्त कीजिए इसको। और कांग्रेस को कहा गया कि आप क्या करेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस तैयार हो गई। एक चीज और समझिए, इससे पहले जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, भारत के कई पॉलिटिकल पार्टीज उस सम्मेलन में गए थे, लेकिन कांग्रेस ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन सेकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए जो है गांधी इरविन समझौता में ही ये बात होती है कि कांग्रेस किस में जाएगी, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जाएगी। इस समय फिर गांधी जी ने अपनी बात की कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, जिन पर क्या नहीं है, जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द क्या किया जाए, रिहा कर दिया जाए। और इन्होंने कहा कि जो विदेशी कपड़े हैं और शराब है, उनकी दुकानों के सामने जो हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, उसको देने का हमें अधिकार दिया जाए। ये मान ली गई बात है। और इन्होंने कहा गांधी जी ने कि समुद्र तटीय प्रदेश जो है उसमें बिना नमक कर दिए हुए हमें क्या दिया जाए, नमक बनाने की अनुमति दी जाए। और इस तरह से हम देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता संभव हो पाया। गांधी इरविन समझौता जब हो रहा था तो हम देखते हैं इसका अनुमोदन जो है कि हाँ अब कांग्रेस कहाँ जाएगी, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जाएगी। ये कब हुआ स्टूडेंट? यह हुआ 26 से 29 मार्च 1931 को। यहाँ पर कांग्रेस का क्या हुआ, कराची अधिवेशन हुआ, और इसी में ही गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन कर दिया गया कि ठीक है,
ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ है उस पर हम सहमत हैं। लेकिन एक चीज और आपको बता दूं कि जब गांधी इरविन समझौता हुआ और कराची का जब अधिवेशन हो रहा था, कहाँ पर, यह हो रहा था कराची में, उसी समय हम देखते हैं जो क्रांतिकारी आंदोलन थे, हम आंदोलनकारी थे हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सभी को फांसी देने की क्या हो रही थी, प्लानिंग हो रही थी। और उसी समय कराची में अधिवेशन हो रहा था। लेकिन जो भारत के लोग थे वो काफी नाराज थे कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ है उसमें भगत सिंह या उनके लोगों को माफ क्यों नहीं किया गया। और यही कारण है कि जब गांधी जी कराची पहुंचे तो उन पर जो है कई सारे मतलब उन्हें काले झंडे दिखाए गए और लोग उनसे काफी नाराज थे इस समय। और एक चीज और बताती हूँ कि गांधी जी की कई बार आलोचना भी इस प्रसंग को लेकर की जाती है कि गांधी जी ने क्यों नहीं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के लिए बात की थी। लेकिन अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलता है कि गांधी जी ने एक पत्र लिखा था, वो चाहते थे कि इसे जो है खत्म किया जाए, लेकिन वो वायसराय जो थे उस समय वह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। यही कारण है कि इस पे समझौता नहीं हो पाया था। लेकिन गांधी जी की हमेशा इस बात को लेकर आलोचना होती है। कराची अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए कराची अधिवेशन जब हो रहा है तो उसके बाद ही हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, उसके बाद ही हम देखते हैं कि भगत सिंह को और उनके दोस्तों को क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। समझौता होने से पहले ही हम देखते हैं, क्योंकि गांधी इरविन समझौता हुआ उसके बाद ये अधिवेशन हुआ, तो इन लोग एक चीज रह गई थी जो हमेशा आज तक आप देखेंगे उसमें बहुत सारा विवाद है, हर आदमी के अपने तर्क हैं। लेकिन खैर हम लोग अब चलते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। मैंने आपको बताया कि इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अभी जो गांधी इरविन समझौता हुआ है उसमें क्या बात की गई, उसमें कही गई है कि हम सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे। तो आपको मगर प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी जानना जरूरी है, तो आप देख लीजिए कि यह सम्मेलन जो है यह 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 में होता है। कहाँ होता है, लंदन में होता है स्टूडेंट। और ये पहली ऐसी मीटिंग थी जिसमें ब्रिटिश शासक जो थे उन्होंने भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया, यानी कि एक टेबल पर सभी साथ बैठे और कुछ बात की, है ना। इससे पहले इस तरह का सम्मान नहीं दिया था इन लोगों ने। इस समय इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया और इसकी अध्यक्षता जो थी वह प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था स्टूडेंट। हिस्सा लेने वाले प्रमुख नेता थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना और भीमराव अंबेडकर जी। इसमें टोटल जो है 89 सदस्यों ने भाग लिया था स्टूडेंट। 13 इसमें ब्रिटिश थे, बाकी 79 जो थे वो भारत के अलग अलग दल थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। आपसे जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, इसको ज्यादातर आपको जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है उन सभी को अरेंज करने के लिए आता है ना। अब आपसे एक चीज क्वेश्चन ये बन जाएगा, अगर आपसे मैं पूछूं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कैसे हो पाता है, क्यों हुआ, अचानक से तो नहीं हुआ। तो आपको याद आएगा साइमन कमीशन जो मैंने पढ़ाया था कि साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम के जांच करने के लिए आता है कि कितना सफल हुआ। फिर उसने जो है अपनी रिपोर्ट दी और उसमें जो रिपोर्ट दी थी उसी पर क्या था, विचार विमर्श करना था। गोलमेज सम्मेलन, इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, यहाँ पर विचार करना था। तो ये 4 होते हैं स्टूडेंट, लेकिन अभी इसमें प्रथम में तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, यहाँ पे आपको गांधी जी दिख जाएंगे। यह भी जो है लंदन में हुआ स्टूडेंट, और यह कब से कब तक, 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला। इस कॉन्फ्रेंस में जो है कांग्रेस की तरफ से मात्र एक प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी पहुंचे थे, इसमें हिस्सा लिया था। और इस समय जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वह रैमजे मैकडोनाल्ड थे, सैमुअल हॉर जो थे भारत सचिव थे, और वेलिंगटन जो थे इस समय भारत के वायसराय थे। ये सारे नाम आपको याद रहने चाहिए। यह कॉन्फ्रेंस सफल नहीं हो पाया। हुआ ये कि अंबेडकर जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे। गांधी जी और अंबेडकर जी में कोई सॉल्यूशन जो है उनकी बातों का निकल नहीं पाया, दोनों में मतभेद थे। इसीलिए यह जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वह पूरे तरीके से क्या रहा, असफल रहा, क्योंकि सांप्रदायिक गतिरोध के कारण जो है यह असफल रहा और 1 दिसंबर को इसे समाप्त घोषित कर दिया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मदन मोहन मालवीय और जो एनी बेसेंट थी उन दोनों ने जो है अपने पैसे पर जो है इसमें भाग लिया था, यहाँ तक की यात्रा की थी स्टूडेंट। तो आपने आज जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तक
बात कर ली। इसमें बहुत सारे कुछ अच्छे प्रसंग हैं, जैसे कि फ्रैंक मॉरिस नाम था इनका, और यह ब्रिटिश नागरिक थे। इन्होंने गांधी जी के बारे में कहा था उन्हें अर्धनग्न फकीर। गांधी जी जब यहाँ गए थे तो आपको मालूम है, मैंने बताया था कि गांधी जी ने अपना जो है वस्त्र जो है हटा, मतलब उन्होंने कहा था कि मैं जीवन भर जो है क्या करूंगा, लंगोट जो है धारण करके रखूंगा। तो जब वो वहां पहुंचे तो क्या शॉल वगैरह ओढ़े हुए थे, और जब वह गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे थे, जा रहे थे उस पैलेस में, तो उनको देख करके ही उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा गया। और कई लोगों ने कहा कि जब गांधी जी वहां पर थे तो वो एक अलग ही माहौल था वहां पर, है ना। तो ये सारी चीजें थी जो आप लोगों ने मेरे साथ देखी। अब हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण की महत्वपूर्ण घटनाओं पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि सारी क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगी। कहीं कोई दिक्कत हो तो मैसेज ड्रॉप कीजिए आप लोग, और क्लास को खासकर क्या करें, अगर पसंद आ रही है, मेहनत किया हुआ आज आपको लग रहा है कि हाँ सही दिशा में है, तो उसे लाइक कीजिए स्टूडेंट, अपनों के बीच में से शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तक हो गया, सांप्रदायिक पंचाट पढ़ेंगे स्टूडेंट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जानेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत और अगस्त प्रस्ताव के बारे में जानेंगे। जितना संभव हो जाएगा वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह भी हम पढ़ें, तो कोशिश कीजिए क्लास को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारी चीजें हो गई, और इसके बाद हमारा जो मॉडर्न इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उम्मीद करती हूँ क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो अपना ख्याल रखिए और टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के बीपीएससी की तैयारी कीजिए, क्योंकि ज़्यादा बर्डन लीजिएगा तो क्या हो जाएगी, तैयारी तो नहीं होगी लेकिन तबीयत ज़रूर ख़राब हो जाएगी। तो तबीयत ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन स्ट्रेस फ्री होकर के अपनी तैयारी कीजिए। ध्यान रखिए, टेक केयर।